हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति आप अग्रसर होंगे ईमानदार तरीके से, तो आप सफलता ज़रूर हासिल कर पाओगे। आपको पता है कि वर्तमान में 12th लेवल एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी भर्ती परीक्षा की हम जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। आपको याद रखना है 99% याद रखिएगा यही प्रश्न आए हैं। और अगर जिसका एग्ज़ाम 8 अगस्त सेकेंड शिफ्ट रहा होगा, हमने 7 अगस्त का पहला शिफ्ट, 7 अगस्त का थर्ड शिफ्ट सेकंड नहीं करा पाए, 8 अगस्त का पहला शिफ्ट हमने कवर करा दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम सीबीटी 1 करके हम डाला है, वहाँ जाके आप हमें देख सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा हमें सर्दी जुकाम हो गया, याद रखिएगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा और प्रश्नों का रिपीटेड हो रहा, याद रखें। आपको बता दूं कि 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में हमें पूछा था कि 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर भी पूछ लिया। तो आप लोग याद रखें, हम आपको पूरे, आपको पता 40 प्रश्न आ रहा है जीकेजीएस के, तो जितने भी प्रश्न हमें मिल रहे हैं याद रखें आपको दिखाएंगे और 100% ऑथेंटिक ही रहेगा। मैथ्स की क्लास भी चल रही है, आप मैथ्स की क्लास देख सकते हो एनालिसिस। चलिए, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? अगर आपने पहला चैप्टर देखा होगा 7 अगस्त का, तो वहाँ पर भी आया था और आप एग्जाम दिए हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसी प्रकार के प्रश्न आए थे, जैसे आगामी डेट में जिनका भी पेपर है वो पढ़ तो सके कम से कम। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच 2025 में उत्तराखंड में आयोजन किया गया था। और याद रखना, अगर आपको पूछ लेता है कि 38वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल 2025 में हुआ था, अगर पूछेगा अगला खेल का संस्करण क्या है, तो 39वां बोलना, जो 2026 में होगा और यह मेघालय राज्य में होगा। ये भी भाई अप टू डेट प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। अगले साल होगा, 2026 में होगा, 39वां होगा और मेघालय में होगा, प्रश्न पूछेगा। और आप देख पा रहे होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा था। तो हम बता चुके हैं 28 जनवरी। देखो, अगर आपका पूछे कि समापन में कौन भाग लिया था या किसने समापन करवाया था, तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, और उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री भाग लिए थे। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के 8 जिलों में 11 शहरों में यह कार्यक्रम हुआ था भाई, मैच। और शुभंकर क्या था? शुभंकर याद रखिएगा मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य के पक्षी मोनाली से प्रेरित था। हमने अच्छे समझाया है और आपको इन प्रश्नों का व्याख्या इतना अच्छे से बता देंगे कि आपको बहुत नहीं बहुत फायदा होगा। लास्ट तक बने रहें ईमानदार तरीके से, हम ईमानदारी तरीके से डाटा दे रहे हैं, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे हम भी। आप भी बच्चे हैं, आपका भविष्य हमारे हाथ है। कहने का मतलब है शिक्षकों का हाथ है भाई। चलिए, फैराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? अब देखो, आंदोलन का प्रश्न हमें प्रश्न पूछा है, तो याद रखें पूर्वी बंगाल में। फैराजी आंदोलन की शुरुआत नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। अगर आप पूछ लेगा कि फैराजी जो आंदोलन है कब हुआ था, तो 1819 में हुआ था, पूर्वी बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, जिनके नेतृत्व में हुआ था, वो याद रखें हाजी शरीयतुल्लाह है। अगर वहीं पूछे आपको वहाबी आंदोलन, तो याद रखें शाह वलुल्लाह द्वारा हुआ था। और ये सभी आंदोलन मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। अगला अगर हम बात करें अहमदिया आंदोलन, क्योंकि आंदोलन का प्रश्न पूछता है, तो अहमदिया आंदोलन अगर आप पूछता है तो आप 1819 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू हुआ था। अगर वहीं पूछ लेगा अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद, अहमदिया भी कई बार पूछ चुका है, अलीगढ़ भी पूछ चुका है, याद रखिएगा पूछेगा। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे? अभी जनवरी 2025 तक की बात कर रहा है। और हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में जो हैं वो आपके अमित शाह। अभी मैंने बताया था कि खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है उत्तराखंड देहरादून में हुआ था, तो समापन में भाग लिए थे, 14 फरवरी को समापन हुआ था, है कि नहीं? और शुभारंभ में हमारे भारत के प्रधानमंत्री भाग लिए थे। तक हम जितने भी पार्ट बनाए हैं, याद रखें 7 अगस्त का पहला शिफ्ट, 7 अगस्त का थर्ड शिफ्ट, सेकंड नहीं बना पाया, समय नहीं मिल पाया। 8 अगस्त का पहला शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट चल रहा है, हो सके थर्ड शिफ्ट ही बनाए आपको। याद रखें 7 एग्जाम है, 8 एग्जाम है, 9 एग्जाम नहीं, 10 एग्जाम नहीं है। तो आप इन दोनों दिनों का मैथ्स का और जीएस का एनालिसिस पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और आप 9-10 तारीख को बेहतर पढ़ सकते हो। आज 9 तारीख हो गया है, तो 2 दिन आपको रेस्ट मारना है, पढ़कर जाना है। अगर आपका 10, 11, 12 को है तो, और 13, 14 को रहेगा, फिर छुट्टी मिलेगा।
टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं मतलब कांटे आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो टूथपेस्ट का जो पूछ रहा है वो जो ब्रश आपने देखा होगा जब भी आप सुबह उठते होंगे तो आप ब्रश करते होंगे, तो टूथब्रश जो होता है उसको जो कांटे होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। प्रश्न की बात करें, आप प्रश्नों का तरीका समझना, प्रश्नों का पैटर्न समझना, किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? हाँ, योजना का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में आ रहा है, तो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? याद रखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। हाँ, अगर आपको पूछ लेगा कि उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो याद रखना वही 2016। और किससे संबंधित है? हमने बताया गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल धारक जो महिला है परिवार, उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन देना। याद रखिएगा, ताकि खाना पकाने में धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम हो और पर्यावरण को लाभ मिल सके, ये उनका उद्देश्य था। गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य था और इन्होंने प्रदान किया है। और वहीं अगर आप पूछ ले फिर एलपीजी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग एलपीजी का फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भाई, एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यही गैस कनेक्शन दिया गया था। एलपीजी कनेक्शन महिलाओं को 2016 में शुभारंभ हुआ था, 1 मई। पूछ लेगा प्रश्न। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था पूछेगा, तो भाई वर्तमान में जो है वही व्यक्ति शुरुआत करवाया। प्रश्न आपके समक्ष है और ऑथेंटिक 100% बता दे रहा है भाई। चिंता नहीं करना कि सर किसी और भर्ती की परीक्षा के ला के यहाँ कुछ भी बताते रहते हो और एनटीपीसी 12th में नहीं आया है, तो याद रखें क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा। 8 अगस्त सेकेंड शिफ्ट किसी का था अपने सहपाठी बंधु का, तो आप उसे पूछ लीजिएगा और बताना शेयर करके कैसी प्रश्न आए थे देख के बताओ। चलिएगा, इसरो आपको पता है भारत का अंतरिक्ष केंद्र है। इसरो ने एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या है के संबंध में, मतलब इसरो के संबंध में एनजीएलवी का फुल फॉर्म क्या है? चलिएगा बता देते हैं। इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, सबसे बड़ा है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कहते हैं। इसका न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा विकसित किया जा रहा एक अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अधिक शक्तिशाली, किफायती और पुनः उपयोग योग्य लॉन्च विकल्प उपलब्ध कराना है। तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल तैयार करना इसरो का लक्ष्य है और इसका अर्थ होता है, आप समझ पा रहे होंगे कि अंतरिक्ष में एक ऐसा कार्यक्रम स्थापित इसके माध्यम से कि जो आन बनेंगे, व्हीकल बनेंगे, शक्तिशाली होंगे, पुनः उपयोग भी आप कर सकते हैं, इसका उद्देश्य है। प्रश्न इससे समय पहले भी पूछ चुका, याद रखें। और लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अभी मैं पूछा था खेलो इंडिया 2025 38वां संस्करण था, उत्तराखंड में हुआ था। 39वां मेघालय में होगा। वही उद्घाटन में प्रधानमंत्री गए थे, समापन में अमित शाह गए थे, इसी पर मतलब गृह मंत्री। तो आप हमें पूछ रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। याद रखिएगा विद्यार्थी, थोड़ा सा साउंड में दिक्कत होगा, थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी हम बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ समझने का प्रयास करना। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिएगा 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था, इसमें 101 वजन उठाकर स्वर्ण पदक किसने जीता था? याद रखें, तो खेलो इंडिया गेम्स में 101 किलोग्राम भार में वर्ग में पावर लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक जसप्रीत कौर ने जीता। याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। 101 किलोग्राम वजन उठाना सबकी बस की बात नहीं है। पावर लिफ्टिंग मतलब होता है वजन उठाना, भारोत्तोलक जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो जसप्रीत कौर ने यह कारनामा दिखाया और उन्हें 2025 का स्वर्ण पदक मिला है। उन्होंने इस भार वर्ग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पदक हासिल किया। जसप्रीत कौर ने 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम भार उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। और इससे संबंधित प्रश्न और भी आएगा कि इन कौन से वर्ग में, 45 किलोग्राम वर्ग में, मतलब वजन माप कर ध्यान रखना। देखो अपना खुद का वजन के अकॉर्डिंग अपने अपने वजन के हिसाब से उनका चलता है मैच। तो 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। जसप्रीत कौर
खेलो इंडिया 2025 पैरालंपिक में पैरा गेम में। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें 6 खेलों या प्रतिस्पर्धाओं को शामिल हुई थी, जिसमें से पावर लिफ्टिंग भी शामिल था। ओनली 6 खेलों को शामिल किया गया था और वहां पर 35 भाई खेलो इंडिया में 35 हुआ था, जिसमें से 33 पदक वाले थे, 2 आपके नॉन पदक थे, ये भी हमने बताया है। और 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में आया भाई, प्रश्नों का रिपीट होगा ये बात गांठ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है। इससे पहले भी आपको एक प्रश्न आया था स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म बताओ क्या था। SRAM का फुल फॉर्म पूछा था पिछले शिफ्ट में और हमने बताया था स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक इसका काम ये होता है, हमने वहां पर बताया था कि बिजली आपूर्ति बंद होने पर वो डाटा को निष्क्रिय कर देता है या डिलीट कर देता है, खत्म हो जाता है, हमने बताया तो वहां पर। हाँ, यहाँ पर काम आया, देखो बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी डाटा को संग्रहित डाटा को खो देती है, याद रखें। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटिकल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डाटा को सुरक्षित रखती है। जैसे ही बिजली बंद, पावर बंद, मौजूद डाटा सभी मिट जाएगा। बिजली जब तक रहेगी डाटा संग्रहित रहेगा, अगर बिजली कटी आपूर्ति तो डाटा भी निष्क्रिय हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। ये रैंडम एक्सेस इसलिए बोलते हैं इसको अस्थायी मेमोरी। भैया आप अगर पूछे कि रैम क्या है, स्थायी अस्थायी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की अस्थायी है, और रोम पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। प्रश्न पूछता है और कंप्यूटर के प्रश्न भी आ रहे हैं, करंट अफेयर के प्रश्न भी याद रखें। करंट अफेयर आप देखना चाहते हैं हमारे साथ तो आप डेली प्रतिदिन टॉप 10 प्रश्नों का करंट अफेयर चल रहा है जी, आपको करंट अफेयर या घटना चक्र के लिस्ट मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये जो वीडियो बन रहा है ये भी आपको बहुत फायदा देने वाला है। प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पॉप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने, याद रखें राष्ट्रपति जो भारत की वर्तमान में प्रथम आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के रहने वाली, इन्होंने पॉप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने 25 से 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा में गई थी, याद रखें वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी एक देश है, वहीं के जो पॉप फ्रांसिस हैं इनके राज्य के अंतिम संस्कार में भाग लेने गई थी, ये प्रश्न पूछ रहा है विदेशी यात्रा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ, याद रखें जो भी एक्ट है, रेगुलेटरी एक्ट है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट है और आपके भारत अधिनियम एक्ट है, चार्टर एक्ट है, इनका प्रश्न पूछेगा और पूछ रहा है। और स्नातक लेवल एग्जाम में भी पूछा था और हमने स्नातक एग्जाम का भी जीकेजीएस कवर कराया है 12th लेवल एग्जाम के लिए। अगर आप जीकेजीएस मैथ्स या रीजनिंग पढ़ना चाहते हो 12th लेवल की तैयारी हेतु आप स्नातक स्तर के प्रश्नों का साथ, तो आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारण की लिस्ट में आपको मैथ्स का रीजनिंग का प्रश्न मिल जाएगा। अब वहां पर भी इसी लेवल का प्रश्न आया था, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद पहले नहीं था, बना दिया गया। तो याद रखिए बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा निर्मित हुआ है, सृजित हुआ है। इस अधिनियम ने वारेन हास्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। प्रश्न पूछ लेगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हास्टिंग। 1773 एक्ट आया था ब्रिटेन से, जिसे हम क्या बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पूछ लेता है, याद रखिएगा, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया और पहले बने वारेन हास्टिंग। ये भी पूछता है। और प्रमुख प्रावधान क्या थे इस एक्ट के, बता देते हैं। बंगाल के गवर्नर को, हाँ देखो पहले गवर्नर था, 1773 के बाद गवर्नर जनरल कर दिया गया, जी भी आपको पता होनी चाहिए। अगला देख पा रहे होंगे आप लोग, तो बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ये भी प्रश्न पूछता है कि कितने सदस्य बनाए गए थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसी के तहत। इसमें फिर क्या हो रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी निगरानी बढ़ा दी गई, मतलब ब्रिटिश सरकार ने निगरानी बढ़ा दिया। और 1784 में आता है ब्रिटिश इंडिया एक्ट। प्रश्न पूछ रहे थे, याद रखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
इस भारत कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय 1858 कर दिया गया। देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, यह रिपीट कर देते हैं आपके लिए हम। 1773 में क्या हुआ ये बताओ। पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल आ गया, है कि नहीं। 1833 में क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद अब भारत का गवर्नर जनरल पद कहलाएगा। फिर 1858 में गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय कर दिया गया। ये भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत शानदार प्रश्न, देखो इतना अच्छा प्रश्न पूछा था हमने, इसको इतना डीपली बताया है कि यहाँ से प्रश्न छपेगा तो आप बना पाओगे। देख के तो देखो भाई, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम आपकी भलाई चाहते हैं, तो आपके साथ अत्याचार नहीं करेंगे, आपको डाटा नहीं देंगे। आपकी सफलता में अगर हम साथ दे पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, इस प्रकार से 1873, 1833, 1858 और आगे बढ़ते चले। अगला प्रश्न, हैदराबाद की निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी। आपको पता है हैदराबाद में मुस्लिम समाज का शासन था, तो वहाँ के कौन थे शासक, निजाम। तो हैदराबाद के निजाम ने कौन सी प्रथा या किसकी प्रथा अपनाई थी, याद रखें। आप देख पा रहे होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी। तो आप आंसर होनी चाहिए लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम मुस्लिम शासक ने अपनाया था। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध निम्नलिखित अधिनियम कौन लाया था। देखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह कर सकते हैं, बाल विवाह निषेध जो अधिनियम है, याद रखना कि 1856 में आया था। मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की विधवा महिलाएं दोबारा शादी कर सकती हैं, ये 1856 में अधिनियम के तहत लाया गया था। यह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। इसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इस अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह का योगदान दिया है, अधिनियम पारित करवाया है। उसके बाद लागू लॉर्ड कैनिंग ने करवाया। यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों में शामिल है, याद रखना, और पारित हो पाया। आती है कि बाल विवाह प्रतिशोध, तो याद रखें 1929 में अधिनियम शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1929 में पारित हुआ। 1856 में याद रखना, 1856 में विधवा पुनर्विवाह शामिल हुआ, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाराज के प्रयासों से सफल हो पाया और लॉर्ड डलहौजी के सहयोग से भी, और पारित हो पाया लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से। और आता बाल विवाह 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। अधिनियम में क्या है देखिएगा, यह अधिनियम शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1929 में पारित हुआ। याद रखिए इस बात को भाई। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो शारदा अधिनियम या बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया था, और इसके तहत लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल होनी चाहिए था। बाद में अधिनियम में संशोधन किया गया और लड़कियों की उम्र 18 साल और 21 वर्ष लड़कों की कर दिया गया। इस अधिनियम का नाम हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इन्होंने इसे पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम को शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। उम्र 14 साल लड़कियों का, लड़कों का, फिर बाद में 18 लड़कियों का, फिर 21 लड़कों का कर दिया गया, और हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया अधिनियम का नाम। आप देख पा रहे होंगे लूड़ी लिखा है, लूनी आपको पता अंग्रेजी में, ये महाराष्ट्र में लूड़ी कहते हैं, और आप कह दीजिएगा लूनी। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान से हुआ है किस जिले से। अगर आपको पूछ लेगा लूनी नदी कहाँ पर बहती है या उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन देता राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो आप राजस्थान लगाते, लेकिन राजस्थान का जिला पूछ रहा है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ियों से हुआ है। और हाँ, हमें नदियों से संबंधित प्रश्न भी पूछ रहा है। तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ी से हुआ है, जो आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न,
विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था? आपको बता दूं, स्नातक लेवल एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा था। मैंने इसका भी जीके जीएस एनालिसिस कवर कराया है और 18 शिफ्टों को पूरा पढ़ाया है। मैं 18 शिफ्ट पढ़ाया हूँ, याद रखिएगा, स्नातक का 12th लेवल की तैयारी के लिए, और आपने शायद देखा होगा। तो मौसम विज्ञान 2025 का थीम क्या था, याद रखें, तो प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। क्या? प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना विश्व मौसम विज्ञान दिवस का 2025 का थीम था। प्रश्न, माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक करना होता है? देखिएगा, किसी चीज़ को आप देखो, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो अच्छी बात है, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हो अच्छी बात है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आप कंप्यूटर का आ रहे हैं और आप पता पूरा जीके जीएस 40 का आएगा भाई, हम कवर करा रहे हैं डेली, देखिएगा बहुत फायदा होगा। मैथ्स 30 आएगा, रीजनिंग 30 आएगा। अब विद्यार्थियों को इस बार कहना है, स्नातक स्तर का एग्जाम हुआ था तो मिक्स प्रश्न दिया था, ठीक है। अब इस बार क्या कर रहा है, पेपर बनाने वाला मिक्स नहीं दे रहा है, सिस्टमेटिक मैथ्स का अलग आ रहा है, रीजनिंग का अलग आ रहा है, जीके जिस का अलग आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, बच्चे कम समय में प्रश्नों को समझ पा के एक सेक्शन वाइज आराम से हल कर पा रहे हैं। अगर आप माउस को उपयोग करते हो, अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करने पे क्या होता है, कोई भी फाइल सिलेक्ट हो पाती है, लेकिन राइट क्लिक करने पर वो डाटा डिलीट हो पाती है। तो फाइल पर राइट क्लिक करना और फिर हटाना, फिर हटाए विकल्प पर चयन करना। प्रकार समझ पा रहे हो आप लोग? तो माउस का लेफ्ट क्लिक फाइल को सिलेक्ट करना या खोलने के लिए काम होता है, लेकिन लेफ्ट क्लिक फाइलों को खोलेगा, सिलेक्ट करेगा, लेकिन राइट क्लिक सिलेक्ट किए फाइलों को डिलीट करने में काम आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है? पोर्ट, सार्वजनिक शिक्षा, पानी सप्लाई पाइप, याद रखें। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य उन संस्थानों और सेवाओं से है जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था और शासन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सार्वजनिक शिक्षा, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया? याद रखिएगा, आदित्य L1 मिशन इसरो से संबंधित है और इससे देखो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न आएगा। तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, जो हो चुका है, जो पूछ रहा है, देखिएगा। तो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना, खासकर सूर्य की कोरोना परत का अध्ययन करना है। आपको पता है सूर्य भी अलग अलग परतों में डिवाइडेड है, तो सूर्य के जो कोरोना परत है, कोरोना वायरस नहीं भाई, कोरोना एक परत का नाम है। तो सूर्य का अध्ययन, अगर आपने सूर्य के बारे में पढ़ा होगा तो कोरोना परत आपने जरूर सुना होगा, क्रोड सुना होगा आपने। तो कोरोना एक सूर्य का लेयर होता है, इसके बारे में अध्ययन करना, समझना और जानना आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य है, जो 2025 में लॉन्च हुआ है। अगला, जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था? जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी कहा जाता है। आप देख पा रहा हूँ, लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। प्रश्न, फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? कंप्यूटर का प्रश्न आया है, तो याद रखिएगा, फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए आप माउस की मदद से उन्हें रिसाइकल बिन में ड्रैग कर सकते हैं। मतलब माउस पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप उसे रिसाइकल बिन में पहुंचा सकते हैं। प्रश्न, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करते हैं? देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन H+ आयन प्रदान डोनेट करते हैं, वहीं क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार की परिभाषा और प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में H आयन देता है, इसलिए यह अम्ल है। जो H+ देगा, जो प्लस देता है वो अम्ल होते हैं, जो माइनस देता है वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ये आपका
ब्रॉनस्टेड लॉरी का सिद्धांत कहता है। अम्ल और क्षारों के बारे में प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण क्या है? और रेगिस्तान का प्रश्न पूछता है और पूछ रहा है बार बार। रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण है वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव। मतलब होता है जो हवा जब चलती है, तूफान चलती है, तो मिट्टी, रेत भी एक प्रकार मिट्टी, याद रखें, रेत, कंकड़, बालू, पत्थर हवा के साथ एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, रेत का टीला बन जाता है। याद रखिएगा, हवा रेत के कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, जिस रेगिस्तान में टीले और विशेष रूप से भू आकार बनते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो देखिएगा, वहां विद्यार्थी ने पहुंचाया है, उनका कहना था कि केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे। नहीं, ये कथन गलत है और कथन स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न भी आ रहा है। और सोने के आभूषण नहीं, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न आएगा, पढ़ लीजिएगा। और हमने स्टैटिक जीके जैसे स्टैटिक जीके देखो, हम स्टैटिक जीके जिस क्लास भी लगाते हैं वहां पर भी बहुत फायदा होगा। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण सोने के अलावा ताम्र, चांदी, शंख और पत्थर के भी बनाए जाते थे। केवल हड़प्पा सभ्यता में सोने के आभूषण नहीं बनते, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर के भी आभूषण, गहने बनाए जाते थे। और ये आपको जीके जैसे दिखा रहे हैं एनालिसिस, आपको आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं, याद रखें, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3, एएलपी और भी वैकेंसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी स्नातक चाहे 12th लेवल, अभी वैकेंसी फिर आने वाली है। याद रखें, देखो भाई, एएलपी आ चुका है, टेक्निक्स आ चुका है कि नहीं, फिर आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ आ चुका है, जल्द एनटीपीसी आएगा, दोनों लेवल का, ग्रुप डी भी आएगा, तो आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल भी आएगा, तो वहां पर आपको फिर फायदा होगा। चलिए, केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? देखिएगा, केरल सरकार ने आदिवासी बच्चे जो बहुत पिछड़े होते हैं, इनके उत्थान के लिए, नामांकन के लिए कौन सी योजना शुभारंभ? इसका आंसर होगा ज्योति योजना, जो मई 2025 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में, देखो कहने का मतलब है प्रवासी, जैसे आपको पता है केरल तरफ अधिकांश लोग काम करने जाते हैं, तो उनके साथ जो बच्चे होते हैं, ठीक है, या जो भी परिवार या जो भी राज्य से जो व्यक्ति केरल जाएंगे, तो वहाँ पर उनके बच्चों को पढ़ने के लिए योजना संचालित की गई है, ज्योति योजना, जिसके तहत उन बच्चों को नामांकन किया जाएगा, नामांकन के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना तेज चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसी वस्तु को सुपरसोनिक कहते हैं। अगर कोई वस्तु है जो ध्वनि की चाल से भी 4 गुना ज़्यादा चले, तो उससे हम वस्तु को सुपरसोनिक के रूप में इंडिकेट करते हैं। प्रश्न आपको बता दूं कि जो प्रश्न आपको पूछ रहा है, इस प्रकार का प्रश्न हमें स्नातक में पूछा था। देखो, मैं आरपीएफ कांस्टेबल का भी जीके जैसे एनालिसिस पढ़ाया था, एनटीपीसी स्नातक का भी पढ़ाया था जीके जैसे एनालिसिस, और हम फिर अभी पढ़ा रहे हैं 12th लेवल का। तो हम प्रयास करते हैं बच्चों को सही स्टडी देने का, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे बैंक हो, हम प्रयास करेंगे आपके लिए। एसएससी, रेलवे का अधिकांश हो पाता, बैंक का तो नहीं हो पाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अगर आप पूछे, नागरिकता अधिनियम पहली बार 1955 में लागू हुआ था, याद रखना भाई, उसको संशोधन करके 2019 में बदला हुआ था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के 6 वर्षों के बाद भी, मतलब ऐसा नियम बनाया गया है, भी हमारे निकटवर्ती देश के लोग भारत में 6 वर्ष रहने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या नागरिकता ले सकते हैं। तो देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000 सीसीए 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, देखो 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदायों के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया, वे भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। मतलब जो 2014, मतलब देखो मैंने बताऊं आपको, इस प्रकार का प्रश्न पूछ चुका है, तो 31 दिसंबर 2014 को जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं और 2016 में अधिनियम
19 में जब आपका अधिनियम पारित हुआ, सॉरी मतलब संशोधन हुआ था, उस समय वो हो चुके हैं 6 साल के, तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो भी इन 3 देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई, इन्हीं समुदाय की बात हो रहा है, ना कि मुस्लिम। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रिहंद नदी पर बना है और पिपरी नगर के पास स्थित है। अगर पूछे रिहंद बांध किस नदी पे बना है, तो रिहंद नदी पर। तो रिहंद नदी पर बना बांध रिहंद नदी, और साथ में से गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है इस बांध को, और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और इसका निर्माण 1954 में शुरू हुआ और 1963 में इसका उद्घाटन हुआ। मान लीजिएगा 10 साल का समय लग गया है। तो रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, रिहंद नदी पर बना है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। 1954 में उद्घाटन हुआ, और 1954 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ, 1963 में उद्घाटन। इस प्रकार नेक्स्ट हम प्रश्न क्या पूछा है, 2025 में दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था? 70 याद रखना। इसमें से 48 सीट मिले थे बीजेपी को, और सरकार बना चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी को, और वर्तमान में रेखा गुप्ता है मुख्यमंत्री, और 22 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निर्वाह कृषि क्या है? कृषि के कई प्रकार को, जैसे झूम खेती, स्थानांतरित खेती क्या होती है, गहन खेती क्या होती है, तो निर्वाह खेती की बात कर रहा है, कृषि का प्रकार है। तो इससे में ये होता है, निर्वाह कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतनी ही उपज करते हैं जितनी जरूरत होती है। मतलब ऐसी खेती जिसमें किसान उतना ही अनाज उपज करेगा जितना उसे आवश्यकता चाहिए, परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, बेच नहीं सकता। उस खेती को गहन खेती कहते हैं, सॉरी निर्वाह खेती कहा जाता है। तो राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? अभी हम एक प्रश्न और पूछा था, फराजी ना पूछा, फराजी पूरी बंगाल में हुआ था, हमने बताया था। चलिएगा, उसी प्रकार से पूछ रहा है, तो राजा चेत सिंह ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया था, देखना। तो राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के अत्याचार और अनुचित मांगों के खिलाफ था। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के खिलाफ था बनारस विद्रोह 1781 में, और राजा चेत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर हम समापन करते हैं। हम आपको 8 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट कवर कराया। अगर आपने पहला शिफ्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी जीके, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम, ऐसा करके प्लेलिस्ट डाला होगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। 8 अगस्त का पहला शिफ्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड भी बनाएंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि 9 आज और 10 को छुट्टी है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। देखो तुरंत वीडियो नहीं मिल पाएगा, याद रखें, तो थोड़ा सा एक दिन लेट हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं, आप लोग प्रयास करना। अगर आप एग्जाम था तो आप जरूर देखना कि इसी प्रकार प्रश्न आए थे नहीं आए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और अगर आपने अच्छा किया होगा तो आप कहोगे हाँ इसी प्रकार का आए थे, और आपको याद होगा तो बता पाओगे। आगामी दिन में जिनका भी एग्जाम है तो देख कर जाइएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रश्नों का प्रकार समझ पाओगे, प्रश्नों का तरीका, और कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं, याद रखना। चलिए, और आपको व्याख्या तो बता ही रहे हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, अच्छा लगा, आप हमें देखते हैं और आप पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग, आपके लिए हम अप टू डेट प्रश्न लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। देखो आधा घंटा, कहीं 30 मिनट, कहीं 40 मिनट का वीडियो बनता है, कहीं 20 मिनट का बनेगा, कहीं 25 का बनेगा, कहीं 30 का, 40 का। तो इस समय को हम आपको दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, फिर भी आपके लिए समय निकाल कर अप टू डेट होकर आपको 100% ऑथेंटिक अपडेट दे रहे हैं। आप लोग खुद क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि ऐसे प्रश्न आए हैं नहीं आए हैं। उसी तारीख 8 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के विद्यार्थी के साथ। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक इंतजार कीजिएगा सेकेंड पार्ट।